आपको? नहीं, चेयरमैन सर नहीं है, सचिव का कार्य यही है वो। अच्छा सचिव अच्छा का कार्य यही है, दिल्ली माध्यमिक इस समय बरेली में है वो, सचिव अच्छा साहब ही है वो। अच्छा अच्छा। चलिए देखिए, जो है आपका इमेज अब्राहम निकालिए। यहाँ सर बड़ी बारिश हो रही है आज हमारी तरफ, आंधी आ रही, बारिश हो रही है। ये हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा कुछ। अरे यहाँ तो सर खूब ओले पड़ गए सर, बारिश हो गई खूब जबरदस्त। अच्छा सर, यहाँ सर इस समय बड़ी बारिश हो रही है, हाँ, अभी अलीगढ़ आंधी आ में रही तो है। खूब बारिश हो रही है। बारिश होने का मतलब ये है कि हवा तो चल सकती है, लेकिन बारिश हो रही तो बहुत वैसी बात है तब तो। जी तो जी नहीं सर, हो हवा रही है। तेज है सर बारिश हो रही है सर, ज्यादा बारिश नहीं हो रही सर, गर्मी वैसे बहुत हो रही सर। अरे आप क्या नहीं होगी, कल तक हो जाएगी। यहाँ बारिश हो रही है। कल तक हो जाएगी। चलिए देखिए, आप लोग माइक बंद कर लीजिए। ब्लैंक वर्ड इसके पहले यार का एंटी क्लाइमेक्स पैथोस यार कितना है। चलो देखिए, आर्किज्म, ऑर्किज्म जो टर्म है आज पढ़ना है, लास्ट ए वाला समाप्त हो जाएगा। आर्किज्म, आर्की मीन्स होता है ओल्ड, ओल्ड पुराना, नहीं कि आर्क आर्क मतलब ओल्ड चीज होती है। तो आर्किज्म जो होता है इसका मतलब प्राचीनतम होता है, एंशिएंट होता है। जैसे कोई देखिए, हम लोग तो लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे लिटरेचर में क्या है, जब कोई पोयम या प्रोज लिखा जाए तो कुछ पुराने वर्डों को कोई ले ले आज के समय, जैसे जो यूज ना हो रहे हो आज के समय जो यूज ना हो रहे हैं, लेकिन कुछ पोएट जो राइटर होते हैं उन पुराने वर्डों को ले ले अपने वर्क में लिख दे, तो वही आर्केज में मतलब पुराने वर्ड का यूज कर देना लिटरेचर में, जो आज के समय यूज ना हो रहे हो। पहले के थे, जैसे दाऊ है, THOU, दाऊ है, दाई है, दाऊ यू के लिए यूज होता है, दाई होता है, तो पहले वर्ड यूज। आज के समय सब समाप्त हो गए हैं। हैप, हैथ, हैथ, TH, ये सब वर्ड क्या है, पहले यूज होते थे, अब धीरे धीरे समाप्त हो गए। लेकिन अगर आज के समय में कोई राइटर, पोएट, नॉवलिस्ट यूज कर दे इन वर्डों को, तो ही आपका आर्केज्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब लिटरेचर के अनुसार ये होगा, अकॉर्डिंग टू लिटरेचर। The literary use of the words and expression that have become obsolete in the common speech of an era. लिटरेरी यूज ऑफ वर्डों का जो लिटरेरी यूज किया जाता है या एक्सप्रेशन जो होता है, दैट हैव बिकम ऑब्सोलेट इन द कॉमन स्पीच ऑफ, जो एन एरा, एक एरा में कॉमन स्पीच में, एक एरा की कॉमन स्पीच में आज क्या ऑब्सोलेट हो गया, आज के अप्रचलित हो गई, आज के समय इसका यूज नहीं हो रहा है। तो कह रहे वर्ड्स, कोई शब्द हो या कोई इम्प्रेशंस हो, जो लिटरेरी यूज मतलब लिटरेरी यूज में, जो साहित्यिक में कोई शब्द हो, कोई इम्प्रेशन हो, जो जो किसी एरा में कॉमन स्पीच हो, लेकिन आज के समय में वो क्या ऑब्सोलेट हो गया, अप्रचलित हो गया, आज के समय नहीं यूज हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, आर्केइज्म कहते हैं। जैसे स्पेंसर का वर्क है द फेरी क्वीन, स्पेंसर का जो वर्क है फेरी क्वीन, इसमें के बारे में आप जानते होंगे, फेरी क्वीन जो वर्ड है, तो इसमें कुछ पुराने ओल्ड 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 इंग्लिश जो थे, जो चाउसर वगैरह के समय में लिखा जाता था, उन वर्डों का इसमें यूज किया गया है। तो स्पेंसर की फेरी क्वीन है, जो एक प्रकार की पोयम है, जिसमें 6 कॉपी कंप्लीट बुक कंप्लीट होती है। हालांकि 12 बुक लिखना चाहते हैं स्पेंसर, जो 1590 से 96 के बीच में लिखी गई है, इनकम्प्लीट वर्क है। डेलिबरेटली इम्प्लॉयड आर्केज्म, इसमें आर्केज्म का अच्छा यूज किया गया है। मेनी ऑफ देम डिराइव्ड फ्रॉम चाउसर मेडिवल इंग्लिश, करेक्ट, चाउसर का जो मेडिवल इंग्लिश थी वहां से कुछ वर्ड यूज किए गए हैं, मतलब चाउसर वगैरह से यूज किए गए हैं, जैसे चाउसर दाऊ, दाई वगैरह, एट्थ, ये सब वर्ड यूज करते थे। तो कुछ नए राइटर भी, अगर फेरी क्वीन तक लिया जाए,
तो जैसे स्पेंसर, तो एक लगभग मॉडर्न के राइटर माने जाते हैं अगर टीन एज में बांटा जाता है तो इन लोगों ने भी यूज किया है। In order to achieve the poetic style appropriate in revival of the medieval chivalric romance, इन ऑर्डर टू अचीव अगर कहा जाए तो पोएटिक स्टाइल जो होती है अप्रोप्रिएट की जाती है रिवाइवल ऑफ द मेडिवल चिवेलिक रोमांस, जो चिवेलिक रोमांस के मेडिवल रिवाइवल अप्रोप्रिएट है। चिवेलिक रोमांस होता है जैसे ऐसा रोमांस होता है जिसमें क्या हो क्या नाम है कि आपका ब्रेवरी की बात किया जाए, कोर्टियर की बात किया जाए, तो ऐसे रोमांस होते हैं। एक मिनट, ठीक है। द ट्रांसलेटर ऑफ द किंग जेम्स, द ट्रांसलेटर ऑफ द किंग जेम्स वर्जन ऑफ द बाइबल, आपको पता है किंग जेम्स ने भी बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, इसके पहले लोगों ने किया था, लेकिन किंग जेम्स ने 1603 से शुरू किया था ट्रांसलेट करना, 1611 ने कंप्लीट किया तो पब्लिश कराया तो वर्ड बाइबल के वर्जन को 1611 में, तो यह किंग जेम्स वर्जन बोला जाता है। इसका ट्रांसलेशन किया गया तो गिव वेट डिग्निटी एंड सोनरिटी ऑफ दियर प्रोज में, तो यह प्रोज फॉर्म में लिखा गया जिसमें वेट डिग्निटी और सोनरिटी का प्रोज स्टाइल में यूज किया गया है। सस्टेन यूज ऑफ आर्केइक रिवाइवल, इसमें आर्केइक रिवाइवल यूज किया, आर्केइक वर्ड इसमें यूज किया गया था। जो आपका किंग जेम्स का जो बाइबल है इसमें भी आर्केइक वर्डों का यूज किया गया है। बोथ स्पेंसर एंड किंग जेम्स बाइबल हैव their turn the major source of the archaism of for Milton, ये लोग किंग जेम्स ने यूज किया है आर्केइज्म, स्पेंसर ने यूज किया और आगे मिल्टन ने भी यूज किया है। मेनी लेटर और भी आता है, जब मिल्टन का जो पैराडाइज लास्ट पढ़ेंगे उसमें आर्केइक वर्ड मिलेंगे, पुराने वर्ड जो समाप्त हो गए थे बीच में, लेकिन इन्होंने यूज कर दिया। व्हेन किड्स, जब किड्स पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल तो उनके वुड में मिलेगा वुड टू ग्रेसियन, तो उसमें भी आपको आर्केइक वर्ड मिलेंगे। जैसे विथ ब्रेडे ऑफ मार्बल्स मेन एंड मैडेंस ओवर ए लाइन विथ ब्रेडे, ब्रेडे के साथ, ब्रेडे कैसा वर्ड, आर्केइक वर्ड ऑफ मार्बल मेन द मैडेंस ओवर रट, ये सब आर्केइक वर्ड। ही यूज आर्केइक वर्ड जैसे ब्रेड है, ब्रेड के लिए ब्रेडे का यूज किया है, ठीक है। जो आज के समय ब्रेड यूज कर रहे हैं BRAID, जो पहले ब्रेडे बोला जाता था, ये आर्केइक वर्ड है, ठीक है। और आपका जो है वर्कड, और वर्कड जो यूज किया गया है दैट इज ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट के लिए यूज किया गया है ऑल ओवर। एक मिनट, ब्रेड, ब्रेड है ना BRAID, तो चोटी होती, किसी की लट होती है उसके लिए यूज किया जाता है, जैसे किसी की चोटी वगैरह जो बाल वगैरह उसके लिए ब्रेड का यूज किया, पहले इसको ब्रेडे के रूप में लिखा गया था। वर्कड दैट इन द ornamented all over, अब्राहम लिंकन achieved the ritual ceremony of Bible biblical archaism in his Gettysburg address। अब्राहम लिंकन अचीव किए थे रिचुअल सेरेमनी बाय जो बिब्लिकल आर्केइज्म इन हिज, उनके वर्क गेटीबर्ग एड्रेस में मिलता है आर्केइज्म इन द बिगिनिंग फोर स्कोर एंड 7 years ago, 4 score and 7 years ago, ये सब आर्केइक वर्ड है। 4 score आर्केइज्म हैज बीन द स्टैंडर्ड रिसोर्ट ऑफ द पोएटिक डिक्शन, पोएटिक डिक्शन का के लिए जो है आर्केइज्म एक स्टैंडर्ड रिसोर्ट होता है। थ्रू द 19th सेंचुरी अगर बात किया जाए तो मेनी पोएट्स कंटिन्यू टू यूज आइविन, मिथॉट, ये सब देखिए मिथॉट, मिथॉट किसने यूज किया है? बोलिए। मिथॉट मिल्टन ने यूज किया है ना, अपनी एक वर्क लिखी है अपनी वाइफ के लिए जिसमें मिथॉट यूज किए हैं, टाइटल है, सोनेट है, तो मिथॉट पहले एक वर्ड। स्टीड जो होता है, स्टीड मीन्स हार्स होता है, घोड़ा, तो हार्स पहले स्टीड वगैरह यूज किया जाता था। टैपर, टैपर कैंडल के यूज किया जाता है। मॉर्न बराबर मॉर्निंग होता है, ये सब वर्ड यूज किए जाते थे पहले।
आज के समय में। और ये सब वर्ड पहले यूज किया जाए, लेकिन आज के राइटर अगर इस वर्डों को यूज कर दे, बीच में समाप्त हो गए हैं, और कोई राइटर अगर पोयम लिख रहा है तो उसमें ये यूज कर दे, तो यह क्या हो जाए, आर्केज में हो जाएगा। जैसे मोहन कहीं कहीं राइमिंग मिलाने के लिए यूज करते हैं, देखते हैं वो पोयम में स्टीड वगैरह ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है, न कि आप हार्स यूज करते हैं, मीथॉट वगैरह यूज किए गए, तो उसी को आर्केज में बोला जाता है। तो आर्केज में आपको समझ में आ गया होगा, आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए। आर्केज में होता है, तो एक बार फिर से सुनिए, लिटरेरी डिवाइस है जैसे कोई राइटर अपना वर्क लिख रहा है, जब वर्क लिखते समय या कोई पोट्री प्रोज जो भी लिख रहा है, तो वो क्या है, उन शब्दों का यूज करें जो आज के समय प्रचलित नहीं है, जो अप्रचलित हैं, आज के ऑब्सक्योर हो गए, धुंधले हो गए, ओपेक हो गए, इनका यूज नहीं करता। अगर वो उन वर्डों का यूज कर दे, आर्केज में होता है। जैसे मैंने एग्जांपल आपको बहुत से वर्ड दिखाया गया, आपको रेसियनर में ब्रेडे का यूज किया गया है, ग्रेटसीबर्ग में एड्रेस जो है आपका अब्राहम लिंकन, इसमें भी यूज किया है। स्टीट, टैपर, मोहन, ये सब वर्ड पहले यूज करते थे, मीथॉट, लेकिन आज के समय में कुछ राइटर जैसे मीथॉट आपके मिल्टन ने यूज किया है। स्टीट जो है जॉन किट्स के पोयम है लाबेला डेमसेंस मर्सी, वहां पर यूज किया गया थे, नए राइटर यूज किए हैं, पहले यूज होते थे पोयम में, तो इसी को क्या आर्केज में बोला जाता है। चलिए, अब उसी संबंधी आर्केटिपल क्रिटिसिज्म भी होता है, लगभग वही सेम टू सेम है, समझ लीजिए। मतलब मूल आदर्श विषय, आर्केटिपल में होता है मूल आदर्श, मतलब सबका एक मूल आदर्श होगा, चाहे आप कहीं भी जाए। जैसे आपकी जो लैंग्वेज है, आप जो हिंदी बोलते हैं, चाहे कहीं आप चले जाएंगे, आपकी हिंदी, अगर आप कुवैत चले जाएंगे, सिंगापुर चले गए, अमेरिका, तो आप हिंदी बोलना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका ही मूल आदर्श है। इसको छोड़, आपकी मजबूरी उनके सामने इंग्लिश बोलना तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल जब आप बात करेंगे तो अपने मूल आदर्श वर्डों को ही यूज करेंगे। जैसे हम ही लोग करते, तो हमारे यहाँ भोजपुरी ज्यादा बोली जाती है, भोजपुरी तो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। तो जैसे कहीं भी रहे, ये तो कुछ समय के लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं, लेकिन फिर आगे अपना जो मूल आदर्श है लोग छोड़ते नहीं कहते। कभी कभी देखते होंगे कोई रहने वाला अपने स्टेट का है, वो सिटी में चला जाता है, तो भी अपने घर को नहीं छोड़ता है। अपने घर की जो जहाँ पर उसका जन्म वगैरह होता है, लोग परिवार रहते, तो वहाँ की जमीन रहती है, तो मूल आदर्श उसका होता है। और वहाँ कहीं भी जाता है, चाहे कितने दिन भी कहीं रह जा करके, लेकिन उस लैंग्वेज का जरूर यूज करता है जो वहाँ पर वो बचपन गया था। ये चीजें होती हैं, मूल आदर्श होता है। जैसे कुछ होते हैं, अब विलन है, तो विलन का मूल आदर्श होगा कि वो फिल्म या ट्रेजेडी या कॉमेडी में होगा, तो वह क्या करेगा, गुंडाई करेगा, मतलब वो विलन का काम करेगा, वो किसी को मारेगा, ट्रेजेडी रोल लाएगा उसी का। कोई कॉमिक कैरेक्टर है, जैसे फास्ट स्टाफ है, जैसे फिल्म में जॉनी लीवर है, तो अगर जान लीजिए जॉनी लीवर किसी फिल्म में होगा तो उसमें मजाक होगा इतना, तो क्योंकि मूल आदर्श है, आप समझ सकते हैं, ये चीजें होती है। Archetypal criticism. A literary criticism, a term archetype denotes a narrative design pattern of fiction. इसमें आर्केटाइप डिनोट करता है क्या, नरेटिव डिजाइन को, पैटर्न ऑफ एक्शन, एक्शन के पैटर्न को, करेक्टर टाइप को, थीम को, इमेज को, that recur in the wide variety of works of literature. लिटरेचर के वर्क की वैरायटी में, वाइड वैरायटी में, कहने का मतलब आर्केटाइप जो डिनोट करता है नरेटिव डिजाइन को, पैटर्न ऑफ एक्शन को, करेक्टर टाइप्स को, थीम को, इमेज को, दैट वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की जो वर्क्स की वैरायटी होती है उसको डिनोट करता है कि किस वैरायटी की है। आप मूल आदर्श से समझ जाते हैं कि अगर इस फिल्म में है तो जॉनी लीवर है, तो उसमें क्या रोल हो सकता है, कॉमेडी हो सकती है, समझ जाएंगे। ठीक, कोई ट्रेजेडी है, अगर शेक्सपियर लिखा है तो शेक्सपियर की जो प्ले होंगे उसमें रोमांटिक चीजें मिलती हैं। ठीक, ये चीजें आपको एज वेल एज इन द मीथ, ऐसा कि मीथ में, जैसा कि मीथ में, मीथ एज वेल एज इन मीथ ड्रीम्स, मीथ हो सकता है, ड्रीम हो सकता है, इवेंट, सोशल रिचुअल्स हो सकते हैं उनके अंदर। जैसे सोशल रिचुअल्स होते हैं ना, जैसे आपके कुछ रिचुअल्स हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे तो धर्म अपने मानते हैं, तो जैसे जिस गॉड की पूजा करते हैं, तो कहीं भी जाएंगे तो फेस्टिवल होगा, तो वहां जाके उस चीज की पूजा करने की कोशिश करेंगे, उस फेस्टिवल को मनाएंगे। Such recurrent item are often claimed to be the result of the elemental and universal pattern in the human psyche. Human psyche में जो universal pattern होगा, mental का जो result होगा, उसमें claim किया जाता है।
whose effective embodiment in the literary works evoke the profound response from the attentive reader। और ये क्या करता है, इफेक्टिव इम्बोडिमेंट करता है, लिटरेरी वर्क में एक प्रकार के प्रभाव डालता है और उसे योग करता है प्रोफाउंड रिस्पांस के रूप में फ्रॉम द अटेंसिव रीडर के रूप में, बिकॉज ही एंड सी को शेयर द आर्केटाइप एक्सप्रेस, जो ही और सी आर्केटाइप करता है, मतलब ही और सी जो अपना मूल आदर्श निकाल के द्वारा उसको दिखाया जाता है। An important antecedent of the literary theory of the archetype was the treatment of myth by the group of an important antecedent of literary theory की अगर बात किया जाए तो archetype was treatment of myth होता है group of comparative anthropologists at Cambridge University, especially James G. Fraser, who the Golden Bow important work है, the Golden Bow, द गोल्डन वॉर 1890 से 19, एक मिनट के भाई डेट गलत है क्या? नहीं सॉरी ठीक है, द गोल्डन वॉर सही है, 1890 से 1915 के बीच में इन्होंने लिखा है, वो लंबा आइडेंटिफाई द एलिमेंटल पैटर्न ऑफ द, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया एलिमेंटल पैटर्न ऑफ मीथ एंड रिचुअल को। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे गोल्डन बो जो वर्क है जो आपका फ्रेजर का है, जिसमें आपको एक मिनट इसका है, एक गोल्डन बो है ना, ये आप अगर नाम सुने होंगे, एक वर्क है वेस्टलैंड वर्क है ना टीएस इलियट का, तो जो उसका सोर्स है गोल्डन बो, जेम्स जी फ्रेजर का वर्क है, आइडेंटिफाई elemental pattern of myth and ritual, इसमें यूज किया। He claimed recur in the legend and the ceremonial of diverse and far-flung culture and religious far-flung culture और diverse को ceremonial किया गया है। Even more important antecedent was the deep psychology of the Carl Jung। अगर इसके बाद बात करें तो more important antecedent वहाँ मिलता है deep psychology of कार्ल जंग की जो डेप्थ साइकोलॉजी होती है। कार्ल जंग का डेट ऑफ बर्थ देखिए 1875 से 1961, तो हु अप्लाइड द टर्म, इन्होंने एक टर्म अप्लाइड किया आर्केटाइप, ध्यान रखिएगा। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट एंटीसीडेंट वाज द डेप्थ साइकोलॉजी ऑफ द कार्ल जी जंग जो है 1875 से 1961 के बीच में हु अप्लाइड द टर्म, जिन्होंने आर्केटाइप टर्म को अप्लाइड किया है। किसी ने पूछेगा हु अप्लाइड द टर्म आर्केटाइप, तो किसको बताएंगे? आर्केटाइप या आर्केटिपिकल, तो हो जाएगा आपका हाँ कार्ल जी जंग। माइक बंद कर लीजिए, कार्ल जी जंग, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। अगला देखिए, दैट ही कॉल्ड प्रीमोर्डियल इमेज, जिसे क्या बोला? प्रीमोर्डियल इमेज के रूप में बोला। प्रीमोर्डियल इमेज या फिर साइकिक रेसिड्यू, मतलब साइकिक मनोवैज्ञानिक रेसिड्यू बोलते हैं। आप रिपीटेड पैटर्न ऑफ एक्सपीरियंस इन आवर वेरी एंशिएंट एंसेस्टर, जो हमारे एंशिएंट एंसेस्टर हैं बहुत, उनके एक्सपीरियंस को इसमें दिखाया जाता है। जैसे एंशिएंट एंसेस्टर मतलब जानते, पुराने एंसेस्टर जो है, अरे भाई हमारे पूर्वज हैं तो हमारे अंदर उनका छाप तो है ना। किसी ने कहते हैं इनका बाप, इनके दादा जो गुस्सैल थे तो अभी गुस्सैल है, मतलब उनका तो मूल आधार तो आपको ऊपर पड़ेगा ही ना। यही चीज होता है आर्किटिपिकल, मतलब जो चीजें हैं मूल रूप से वो आएंगी आपके अंदर। अगर आप इंग्लैंड के रहने वाले अमेरिका के हैं, अगर वहां से आप यहाँ आए तो वहां की छाप पड़ेगी आपके, और यहाँ से आप यहीं के रहने वाले हैं जो है भारत के किसी भी देश में जाएंगे तो जरूर आपकी यहाँ की कुछ क्वालिटी वहां मिलेगी आपको, मतलब यहाँ की वहां जरूर करेंगे, चाहे भले क्यों, क्योंकि आपकी जनरेशन से मिला है। Which is maintain the survive the collective unconscious of the human race in the experience the myth religious theme, ये सब याद होगी। एक मिनट,
प्राइवेट फैंस may well work in the literature. एक मिनट। ठीक है, as well you work in literature. आगे archetypal literary was given in PTS by Maud Bodkin. आर्केटाइप लिटरेचर जो है गिवन किया गया इम्पिटिज्म मॉड बॉडकिन के द्वारा। मॉड बॉडकिन का नाम सुने हैं ना? तो कुछ आर्केटिपिकल लिटरेचर वाज गिवन इम्पेटियस बाय, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पेटियस में तो प्रेरणा किया गया है, मतलब आर्केटिपल लिटरेचर वाज गिवन इम्पेटियस में प्रेरणा के रूप में दिया गया था मॉड बॉडकिन के द्वारा। जो मॉड बॉडकिन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएंगे। और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जंग। मॉड बॉडकिन आर्केटिपिकल पैटर्न इन पोएट्री 1934, ठीक है ना? 1934। तो पूछेगा आर्केटिपिकल पैटर्न इन पोएट्री 1934 हुज वर्क, तो मॉड बॉडकिन का। समझ में आया ना? ध्यान रखिएगा, इस बार और हम डिटेल चलेंगे क्योंकि नेट हमको देना रहता है ना, तो हमने पिछली बार पढ़ा था, एक बार और थोड़ा सा पढ़ लिया जाए ताकि एक और क्वेश्चन ठीक ठाक और जाए। तो ध्यान रखिएगा मॉड बॉडकिन का वर्क है आर्केटिपल पैटर्न इन पोएट्री, ठीक है, 1934 इन फ्लरिश स्पेशली ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960। जो फ्लरिश हुआ था ड्यूरिंग 1950 और 1960 के बीच में, कब फ्लरिश हुआ था यह पूछा जाएगा कि आर्केटिपिकल जो लिटरेचर टर्म कब फ्लरिश हुआ, आर्केटाइप वर्ड कब फ्लरिश हुआ था, कब, मतलब मेन पॉइंट पे तो 1950 से 60 के बीच में। इतना जानते रहिएगा, लगभग में दे देगा आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस चीज को याद करिए। सम आर्केटिपल क्रिटिक्स, कुछ आर्केटिपल क्रिटिक्स कैसे हैं जो उन्होंने आर्केटिपल क्वालिटी डाला है। ड्राफ्ट, जैसे जंग आता है, जंग की थियरी, सॉरी सम आर्केटिपल क्रिटिक्स ड्राफ्ट जंग थियरी ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कुछ ऐसे क्रिटिक्स थे जो जंग की थियरी जो आर्केटिपल थे उसको ड्राफ्ट कर दिए, उसको नहीं यूज किए। कुछ लोग ऐसे भी थे, सभी लोग तो यूज करेंगे नहीं, कुछ लोगों ने क्या किया, उसको ड्रॉप कर दिया। सोर्स ऑफ दिस पैटर्न इन द वर्ड्स ऑफ नार्थो फ्रायर। जैसे अगर बात किया जाए तो नार्थो फ्रायर के शब्दों में, नार्थो फ्रायर भी थे जिन्होंने क्या बोला इन थियरी में, एन अननेसेसरी हाइपोथेसिस। इन्होंने बोला कि अननेसेसरी हाइपोथेसिस है, मतलब ये बेकार की चीज है। जो आर्केटाइप टिपिकल जैसे वर्ड यूज करते हैं जो राइटर, ये क्या है, अननेसेसरी हाइपोथेसिस है, मतलब बेकार का है, अनयूजफुल है। रिकरेंट आर्केटाइप्स ऑफ द सिंपली रियलाइज, रिकरेंट आर्केटाइप्स जो है, आज की जो आर्केटाइप्स है वो सिंपली देयर हाउएवर दे गार्ड देयर, जो कोई भी गार्ड देयर होते। तो ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट ये है कि आर्केटिपिकल जो टर्म हो गया है, तो कार्ल जंग ने इसे क्या किया था, तो कार्ल जंग ने इसको अप्लाइड किया था आर्केटाइप वर्ड को, ध्यान रखिएगा। और फिर जो है अगर आर्केटिपल लिटरेचर अगर इम्पेटियस बाय किसके द्वारा किया गया, मतलब पेड़ासुत किसके द्वारा बना, इम्पेटियस, तो मॉड बॉडकिन का नाम आता है, ध्यान रखिएगा। उनका एक वर्क आर्केटिपल पैटर्न इन पोएट्री 1934 में। और ये पैटर्न, यह जो आप आर्केटिपल जो वर्ड है कब ज्यादा फोकस किया गया था इस वर्ड पर, मतलब स्पेशली फ्लरिश किस समय हुआ था, ज्यादा फेमस हुआ था, तो 1950 से 1960 के बीच में लगभग है, ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको जानना है। अब कुछ क्रिटिक्स ने इसको विरोध भी किए थे, बताया गया है, तो आगे देखते हैं हम लोग। जैसे नार्थो फ्रायर ने इसको क्या बोला था, अननेसेसरी हाइपोथेसिस बोला, क्योंकि अननेसेसरी चीजें हैं। एमंग द प्रोमिनेंट प्रैक्टिशनर्स ऑफ वेरियस मूड्स ऑफ आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म, कह रहा है कि आर्केटिपल क्रिटिसिज्म के कुछ वेरियस मूड्स के जो प्रैक्टिशनर हैं, कुछ वेरियस मूड्स के जो प्रोमिनेंट फिगर हैं, उनके भी जैसे कौन कौन आते हैं, मॉड बॉडकिन, ध्यान रखिएगा, अगर नाम पूछेगा
टाइप है तो 2-3 नाम जरूर याद पूछ लीजिएगा, बहुत फेमस चीजें होती वही पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। मॉड बॉटकिन का नाम आ सकता है, कार्ल जंग जैसे, और को जी विल्सन नाइट का भी आ सकता है नाम, रॉबर्ट ग्रेव्स, फिलिप विल राइट और रिचर्ड चेस, लेजली फिडलर और जोसेफ कैम्पबेल। These critics tended to emphasize the resident of mythical pattern in the literature। इन लोगों ने लिटरेचर में एक mythical पैटर्न डाला था, तो इनके जो वर्क है तो इनके वर्क में मीथ जैसी थीमें आती थी, मतलब mythical पैटर्न को यूज करते थे। ऑन द एजप्शन ऑफ द मीथ, और बोले भी ये लोग क्रिटिकल बोले कि जो हमें जो वर्क लिखना चाहिए उसमें क्या mythical होनी चाहिए, जिसमें कोई मीथ हो। Myth are closer in the elemental archetype than the artful manipulate in the sophisticated writer। कुछ sophisticated writer का जो manipulates artful manipulates का elemental archetype था वो कुछ लोग क्लोजर कर दिए उसको, मतलब कुछ लोग sophisticated writer, sophisticated में अमीर घराने को जो थोड़ा रिच क्वालिटी दिखाते थे, मतलब अच्छे अच्छे वर्ड का यूज करते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, आर्टफुल मैनिपुलेट्स को क्या करते को की अपेक्षा उन्होंने क्लोजर टू एलिमेंटल आर्केटाइप, उन लोगों ने एलिमेंटल आर्केटाइप को क्लोजर कर दिया, मतलब जो पुराने वर्ड उनको हटा दिया। जो सोफिस्टिकेटेड मतलब थे, कहने का मतलब ज्यादा विद्वान थे, स्कॉलर थे, उन लोगों ने आर्केटाइप वर्डों को नहीं यूज किया और नए पैटर्न का यूज करते थे, नई क्वालिटी लाते थे। जैसे नहीं, कहने का मतलब जैसे सोफिस्टिकेटेड होते हैं जो अच्छी क्वालिटी, जिसकी डिक्शन अच्छा हो, जिसकी राइमिंग स्कीम अच्छी हो, ऐसे राइटर हो, उन लोगों के लिए। द डेथ रीबर्थ थीम ऑफ ऑफन सेड टू बी आर्केटाइप ऑफ द डेथ और रीबर्थ, मतलब जन्म लेना मृत्यु होना, दे ऑफन सेड टू बी द आर्केटाइप ऑफ आर्केटाइप्स, या आर्केटाइप या आर्केटाइप्स है। He was held in the grounded in the cycle of the सीजन की जो साइकिलिंग होती है उसमें ऑर्गेनिक साइकिल ऑफ ह्यूमन लाइक की ऑर्गेनिक साइकिल होती है। दिस आर्केटाइप वाज क्लेम्ड ऑकरिंग प्रिमिटिव रिचुअल्स ऑफ द किंग, कह जैसे कोई प्रिमिटिव रिचुअल्स होते हैं, जैसे किंग है, किंग का कोई प्रिमिटिव मतलब पुराने रिचुअल्स होते हैं, एनुअली सेक्रीफाइस, जिसको एनुअली सेक्रीफाइस कर देता है। कुछ ऐसी जैसे राजा महाराजा होते हैं तो कुछ उनकी रिचुअल चीजें धर्म से चली आती है जिसको वह सेक्रीफाइस समाप्त करता है। एंड वाइड स्प्रेड मीथ ऑफ गॉड्स, या फिर गॉड्स की कुछ मीथ होती है उसको चारों तरफ फैलाया जाता है। हु डाई टू बी रीबॉर्न, नहीं बताते अगर मर गए तो फिर जन्म लिया, ऐसी थीम वगैरह के बारे में बताया रहा है। एंड ये सब चीजें नहीं आप लोग, अरे भाई आपको पता है कि जो मीथ वगैरह होता है उसमें यही सब तो चीज होती है कि कोई राजा था या फिर कोई गार्ड था, उससे वो प्रकट हुआ है, मतलब कुछ ऐसी कहानियां होती हैं। वो मर गया था लेकिन फिर जिंदा हो गया, उसने 200 साल जिया, ऐसी चीजें मिलती हैं। मल्टीट्यूड ऑफ डाइवर्स टेस्ट इंक्लूडिंग द बाइबल, अगर बाइबल की बात करें तो बाइबल को मीथ के रूप में रखा जाता है। दांते की डिवाइन कॉमेडी है जिसमें 99 कैंटोज है, लगभग बहुत लंबा वर्क है, तो इसमें भी आपको मीथ की यूज किया गया है दांते। इसके इन द अर्ली 14th सेंचुरी में और भी राइटर हैं जिन लोगों ने यूज किया। सैमुअल टेलर का कॉलेज का एक वर्क है राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर, राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर, यह भी किसका एग्जांपल है, यह भी इसमें भी सुपरनेचुरल पावर वगैरह, आपको पता है कॉलेज भी सुपरनेचुरल सुपरस्टिट्यूशन पावर का यूज करता था 1798 में। यह भी एमंग द अदर आर्केटाइप थीम इमेज, और कुछ और भी आर्केटाइप थीम, इसका मतलब पुराने थीम को, मतलब ऐसा कह लीजिए ऐसा कोई वर्क लिखे जिसमें पुराने थीम को यूज किया जाए। जैसे आप लोग पढ़े हैं, क्या नाम है आपका, पैराडाइज लास्ट, तो पैराडाइज लास्ट में पुरानी थीम बाइबल की है कि नहीं, आर्केटाइपल बोला जाएगा। अगर उठा लीजिए राइम ऑफ द एंशिएंट में, इसकी भी पुरानी थीम कोई सुपरनेचुरल है, डिवाइन कॉमेडी में हुई है, यही करने का मतलब। फ्रीक्वेंटली क्रिएटेड द लिटरेचर वर्क, जैसे जॉन कीट्स लिखते हैं कुछ वर्क, जैसे ओड लिखे हैं या फिर कोई, तो उनकी कोई थीम है वहां से लिए गए हैं, तो वो जो थीम होगी मिथ से भरी होगी, या जो जॉन कीट्स के पोएम वो मिथ से भरी, इजाबेला ले लीजिए, लामिया ले लीजिए, ये जब स्टोरी जो है वो कहीं से ली गई है तो थीम है। हेवेनली सेंट द सर्च ऑफ द फादर, जैसे आप देखते हैं हेवेनली में अपने पिता के की खोज करता है। पैराडाइज हेड्स इन डिक्टोमी, द प्रोमेथियन रिबल हीरो एंड स्केपगोट, अर्थ गार्ड्स इन द फैटल ओमेन, आप तो नाम सुने होंगे, फैटल ओमेन मतलब घातक औरत,
अर्थ गॉडेस मतलब पृथ्वी पर देवता, स्केप गोट, कुछ लोग स्केप गोट होते हैं, कुछ लोग रिबल हीरो, ये सब नाम सुने हैं। प्रोमोथियन, पैराडाइज, ये सब वर्ड क्या, ये सब आर्किटाइप वर्ड है, अतः ये मीथ, ये जो कहानी है ये मीथ से भरी हुई है। पैंडोमोनियम जो है स्थान, क्या पैराडाइज है, क्या है, ये सब मीथ वाले वर्ड है। तो इस पर कल्पना किया गया कि चीजें हैं। चलिए टाइम क्या हो, अब इसको हम छोड़ देते हैं, अब हम लोग एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। आपका ये समाप्त हो गए, इसको में कुछ खास नहीं है। विलियम ब्लैक भी मीथ का यूज किए, थोड़ा 2-3 वर्ड देख लीजिए सेंटेंस पर। इन द इन्फ्लुएंस बुक एनाटॉमी ऑफ मेलन, एनाटॉमी ऑफ क्रिस्टिज्म 1957 में नार्थो प्रायर का है। डेवलप द आर्किटाइप अप्रोच, इसमें आर्किटाइप अप्रोच का यूज किया गया है, विच इज कंबाइंड विद टाइपोलॉजिकल इंटरप्रेशन का यूज किया गया। ऑफ द बाइबल से कहानी है, कंसेप्शन ऑफ इमेजिनेशन इन द राइटिंग ऑफ द पोएट एंड द पेंटर। इसमें विलियम ब्लैक के, एक विलियम ब्लैक क्या एक पेंटर भी थे, पोएट थे, इनकी जो राइटिंग है इसमें भी आर्किटाइप का यूज किया गया था। ये इमेजिनेशन क्वालिटी, पेंटिंग की क्वालिटी रखते हैं। इनके जो वर्क है, इनका जन्म ये देखिए 1757 में इनका जन्म हुआ था, 1827 में इनकी इंस्पायर कर गए या रोमांटिक हिस्ट्री बिलोंग करती है। इनटू द रेडिकल एंड कंप्रेहेंसिव रिवर्जन ऑफ फाउंडर concept of both in theory of literature practice और लिटरेचर, लिटरेचर के प्रैक्टिस और लिटरेचर की जो थियरी उसकी कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल करते हैं। तो इतना आप रहने दीजिए, कोई मेन नहीं है, मतलब कुछ राइट आपको पता है कि आर्केटिप का जो आर्केटिपल जो है ये ऐसी क्वालिटी सभी लोग लगभग कुछ ज्यादा लोग रखते हैं। क्वालिटी वो हो जाएगी जिसमें लोग क्या करें, पुराने वर्ड्स को यूज करें और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर दें वैसा पुराने जैसा अपनी वास्तविकता को, वही सब होता है। चलिए अब एटमॉस्फेयर देखते हैं क्या होता है। लास्ट एटमॉस्फेयर इज ए इमोशनल टोन परवेडिंग इन सेक्शन ऑफ द, भाई आपको पता है कि कोई प्ले लिखा जाएगा, कोई पोएम लिखी, तो एटमॉस्फेयर बहुत जरूरी है। जैसे हम नॉर्मल समझा दे रहे हैं, एटमॉस्फेयर होता है। जैसे आपको पता है कि मैकबेथ चल रहा है, मैकबेथ ट्रेजेडी की जाए, तो मैकबेथ ट्रेजेडी में जब शुरू में जो विचेस आती है, चुड़ैल, तो कहाँ से आती है, जंगल के रास्ते से आती है। उसे अब एटमॉस्फेयर वैसा होना चाहिए, जंगल होना चाहिए, घना होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, ठीक है। ये सब थीम दिखाना एटमॉस्फेयर होगा। आप पता चले कोई महल बना है उसमें से चुड़ैल निकलेंगी तो एटमॉस्फेयर नहीं बन पाएगा। मतलब तूफान चले, अगर जहाँ तूफान की सीन है तो वहाँ तूफान चलना चाहिए, हवा हो रही, गड़गड़ाहट होनी चाहिए। मर्डर जहाँ हो रहा है तो उसके बगल में म्यूजिक नहीं बजनी चाहिए, मर्डर हो रहा है तो वहाँ पर तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इस तरह से थीम, मतलब इस तरह से एटमॉस्फेयर होना जरूरी है। बिना एटमॉस्फेयर का कोई कार्य, प्ले या आज की फिल्म ही देख लीजिए, जो फिल्म आज के समय आप देखते हो उसमें एटमॉस्फेयर का बहुत महत्व है। एटमॉस्फेयर न रहे, वैसी न रहे तो फिल्म अच्छी नहीं। जैसे आपको पता है कि कोई फिल्म कर रहे हैं तो वैसा उस तरह का वहां पे एटमॉस्फेयर होना चाहिए। चले देखिए, एटमॉस्फेयर इज इमोशनल टोन परवेडिंग ए सेक्शन आर द होल ऑफ द लिटरेरी वर्क के होल का एक सेक्शन का एक परवेडिंग इमोशनल टोन होता है। ये ठीक है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, इमोशनल टोन होता है, परवेडिंग अ सेक्शन और होल, सेक्शन में या होल में आप लिटरेरी वर्क की संपूर्णता या सेक्शन में बात करें तो का इमोशनल टोन होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर जैसे होल की अगर बात करें तो होल का भी एटमॉस्फेयर से, जैसे पूरा प्ले चल रहा है तो पूरे प्ले का एटमॉस्फेयर जैसी जरूरत हो वैसी देना चाहिए, या सेक्शन में भी बताया तो ऐसा एटमॉस्फेयर लाना है। अभी नॉर्मल सी बात है, अभी कोई गाना शूटिंग हो रहा है, गाना की शूटिंग में आपको क्या हवा की जरूरत है तो हवा वैसे चलाना पड़ेगा, बारिश की जरूरत है तो बारिश आएगा तभी उस समय फिल्म शूटिंग हो पाएगी, या तो फिर वैसे बारिश का एटमॉस्फेयर लाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज है which foster in the reader expectation as to the course of the, which foster जिसमें जो in the reader को expectation आशा लगे कि as to the course of जो घटना का कोर्स है वेदर वैसा है, मतलब ऐसे जो रीडर है जो पढ़ने वाला है, अब ट्रेजेडी वगैरह तो नावल होगा तो उसको पढ़ेंगे तो, या फिर जो है फिल्म है तो उसको देखने पर रीडर जो है, ऑडियंस जो देखने वाला है तो उसको ऐसा लगे कि ये चीज क्या है, ये सही हो रहा है, वास्तविकता, ठीक है। ये चीज वास्तविकता हो रहा है कि नहीं, इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है।
वेदर हैप्पी की, हैप्पी अगर जरूरत हैप्पी की तो वहाँ हैप्पी हो, या मोर कॉमनली टेरिफाइंग, या अगर जरूरत है टेरिफाई मतलब भयभीत होने की है, मर्डर सीन है तो वहाँ टेरिफाइंग सीन हो, या डिजास्टर्स हो जहाँ पर बर्बादी का कार्ड हो तो वहाँ डिजास्टर क्वालिटी दिखाया जाए। शेक्सपियर इस्टेब्लिश द एक मिनट Shakespeare established the tense and fearful atmosphere at the beginning of the Hamlet. शेक्सपियर ने स्टेब्लिश किया है टेंस और fearful atmosphere beginning of Hamlet. Hamlet की बिगिनिंग में जो हेमलेट शुरू होता है तो शेक्सपियर ने एक एटमॉस्फेयर बनाया है। क्यों कि हेमलेट बिगिनिंग शुरू में ही भूत दिखा देता है। हेमलेट में हेमलेट भूत कौन देखता है, होरेशियो देखता है और उसका एक दोस्त, दोनों लोग देखते तो वैसी सीन वहां पर दिखाता है। अब भूत कहाँ दिखाता है, महल में अंधेरा हो जाता है उस समय भूत आता है। भूत अकेले दो लोगों के एक अकेले दिखाया जाता है, न कि सभी लोग रहते हैं सभी के सामने भूत आता है, क्योंकि सभी लोग देखेंगे किसी चीज को तो भीड़ को तो उतना वो चीज विश्वसनीय नहीं होगी जितना एक दो लोग देखेंगे। इस चीज को क्वालिटी उन्होंने डाला है। शेक्सपियर की यही क्वालिटी थी जिसके कारण इनके वर्क ज्यादा फेमस है, क्योंकि जिस चीज की जो जरूरत है उसका यूज इन्होंने किया। टाइम प्लेस एक्शन का सबसे अच्छा यूज किया है तो कौन किया है, शेक्सपियर ने किया अपने वर्क में, शेक्सपियर ने, जिसके कारण बहुत फेमस हुए। हैमलेट बाय द टर्च आई मीन डायलॉग एंटिसिपेट ऑफ द घोस्ट का रिपेयरेंस होता है, मतलब बार बार अपीयर होता है। कॉलेज का इंजेंडर कंपाउंड ऑफ रिलीजियस इन सुपरस्टिट्यूशन टेरर बाय द कॉलेज की जो भी वर्क है पोयम उसमें सुपरस्टिट्यूशन इन्होंने डाला है। जिसने टेरर ऑफ डिस्क्रिप्शन इन द इनिशियल सीन ऑफ द नेटिव, इनकी एक पोयम क्रिस्टाबेल, किसकी पोयम है, कॉलेज की एक पोयम है क्रिस्टाबेल जो बैलेड है, बैलेड फॉर्म में लिखी गई है, जो लंबी वर्क है, 2 सेक्शन में है। इसमें जो है इन्होंने एटमॉस्फेयर का बहुत अच्छा यूज किया है। जैसे एटमॉस्फेयर का में क्रिस्टाबेल एक गर्ल होती है जो जंगल में घूमती है और इसके साथ इसका एंगेजमेंट किसी के साथ हो जाता है, तो इसकी शादी होने वाली रहती है, जंगल में रहते हैं तो इसकी मुलाकात एक और गर्ल से होती है। तो जो सीन वहाँ का दिखाया गया है, भयानक दिखाया गया है, फियरफुल, वो सब क्वालिटी बहुत अच्छी तरह से कॉलेज ने अपने वर्क में डाला है। यही चीज कहने का मतलब। इसके बाद आपका हार्डी का एक नावल है द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878 में, इसमें भी इन्होंने मेक्स इडगन हीथ ब्रूडिंग प्रेजेंस, इसमें इडगन हीथ को एक सीन बनाया है जिसमें ब्रूडिंग प्रेजेंस इन द रेड्यूस प्रेटिने एंड फ्यूटली, तो वो क्वालिटी उन्होंने दिखाया है। आपको पता है कि हार्डी की नावल बहुत फेमस हुआ करते थे क्योंकि इन्होंने भी टाइम प्लेस एक्शन वगैरह का बहुत ठीक ठाक यूज करते थे। या हीरो हीरोइन को ज्यादा मतलब माइनर बहुत ज्यादा परेशान करते थे, मतलब बहुत लेवल उनको प्रताड़ित करते समझ लीजिए, कष्ट झेलना पड़ता था। और इसके बाद आपका थॉमस हार्डी का रिटर्न, ये 6 नावल हार्डी का माना जाता है, 6 नंबर का नावल है, 1878 में है, जिसमें डॉगरी होता है, थॉमसिन होता है, वेल्डेयर होता है, स्टेशिया होती है, कहानी होती है। इडगन हीथ इसमें एक प्लेस है जिसमें इडगन हीथ का जब प्लेस का जिक्र किया गया है तो उसका वहाँ का ऐसा वैसा एटमॉस्फेयर बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब वर्क इम्पोर्टेंट है। हालांकि एटमॉस्फेयर के लिए हर एक वर्क में एटमॉस्फेयर होता है, लेकिन अगर एग्जाम्पल पूछेगा तो लगभग इन्हीं से पूछेगा, ध्यान रखिएगा। क्रिस्टाबेल एक गर्ल होती है जो जिसकी कहानी है 1816 में लिखा गया है। यह बैलेड है क्रिस्टाबेल, ध्यान रखिएगा, नरेटिव बैलेड होता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट है। जंगल की कहानी, इसमें गर्ल की कहानी है जंगल की, जिसमें नाइट से इसका लव हो जाता है और उसके साथ एंगेजमेंट हो जाता है, तो वैसे जंगल की स्टोरी पूरा वहाँ दिखाया गया है, ठीक है। प्रेजेंट ऑफ रिड्यूस ऑफ पैटिनेस एंड फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल ऑफ आवर हैप्पीनेस इन इट्स, आप देखते होंगे इनकी सेटिंग में जो एटमॉस्फेयर होता है, इसमें जो हैप्पीनेस के लिए मनुष्य बहुत स्ट्रगल करता है, खुशी मतलब अपने आप को अच्छे बनने के लिए, खुश होने के लिए, अपने जीवन को अच्छी तरह बिताने के लिए वो क्या करता है, बहुत स्ट्रगल उसे करना पड़ता है लाइफ में। अल्टरनेटिव टर्म इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एटमॉस्फेयर और मूड दैट, अगर इस अल्टरनेटिव टर्म के रूप में फ्रीक्वेंटली अगर बात किया जाए तो एटमॉस्फेयर को मूड भी कह सकते हैं, नहीं कहते आप मेरा मूड नहीं है तो आपका एटमॉस्फेयर नहीं है। फ्रेंच वर्ड इसे एम्बियंस, फ्रेंच वर्ड में इसे एम्बियंस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंच वर्ड एम्बियंस
ध्यान रखिएगा। तो एटमॉस्फेयर आप जान गए, कोई भी चीज लिखना है या कोई चीज देखना है या कोई चीज आपको ड्रामा करना है या कोई फिल्म बन रही है, तो एटमॉस्फेयर का बहुत जरूरत है। कोई पोएम, अब इसमें कुछ वर्क है कॉलेज का जो क्रिस्टाबेल है, जिसमें एटमॉस्फेयर का अच्छा यूज किया। हैमलेट में जो शेक्सपियर ने अच्छा एटमॉस्फेयर का यूज किया है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव में इर्गन हेथ का जिक्र किया गया, जो थॉमस हार्डी ने इसमें भी एटमॉस्फेयर का ठीक ठाक यूज किया है। ये चीज है कहने का मतलब। एटमॉस्फेयर को मूड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंच वर्ड एम्बियंस थे आया, एम्बियंस। एटमॉस्फेयर को फ्रेंच में एम्बियंस बोलते हैं। ठीक है, बस इतना जानना है। अब आपका समाप्त हो गया। अब आपको कल से बी चलेगा, आथर वगैरह कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कल से बी चलेगा। चलिए 5 मिनट रुक के आते हैं, 2 मिनट में ग्रामर पढ़ाते हैं, 2 मिनट बाद।